नमस्कार, मैं मनोल राजपूत। आप देख रहे हैं सुजत समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र और आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। देश के करोड़ों परिवारों के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और कुसुम योजना अब एक वरदान साबित हो रही है। ये योजनाएं न केवल आमजन को ऊर्जा उपलब्ध करा रही हैं, बल्कि उन्हें ऊर्जा के क्षेत्र में सक्रिय भागीदार भी बना रही हैं। केकड़ी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 736 परिवारों की छतों पर सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिनकी कुल क्षमता 3165 किलोवाट यानी 3 मेगावाट से अधिक है। केकड़ी के बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता श्री अरुण जांगिड़ का कहना है कि लोग अब जागरूक होकर अपने घरों की छत पर रूफटॉप सोलर पैनल लगवा रहे हैं और इस योजना का दोहरा लाभ उठा रहे हैं। पीएम सूर्यघर योजना में केकड़ी उपखंड में 500 निवासी कनेक्शन किए जा चुके हैं, जिनका लोड लगभग 2251 किलोवाट है। सरवाड़ उपखंड में 89 कनेक्शन पे रूफटॉप सोलर लगाए गए, जिनका टोटल लोड है 714 किलोवाट। और साउर उपखंड छोटा है और थोड़ा वहाँ ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है, तो अभी वहाँ 58 ही सोलर प्लांट लग पाए हैं, लेकिन वहाँ पे कार्य प्रगतिरत है और लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस आ रही है। अगर आप अपने घर पे छत पे सोलर लगाते हो या सोलर प्लांट लगाते हो पीएम सूर्यघर योजना के तहत, तो इसमें केंद्र सरकार द्वारा आपको सब्सिडी भी दी जा रही है। 1 किलोवाट के सोलर पे 30,000, 2 किलोवाट पे 60,000 और 3 किलोवाट पे 78,000। 3 किलोवाट से ऊपर 10 किलोवाट तक 78,000 की ही सब्सिडी है, आप ऊपर कितना भी लोड बढ़ाओ। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपका जो घरेलू बिजली का बिल आता है, तो आप जितना बिल 3 से 4 साल में जितना बिजली का बिल जमा कराते हो, उसमें आपका ये सोलर प्लांट लगभग फ्री हो जाता है। सबसे पहला फायदा इसका ये होगा कि आप जितना यूनिट का प्रोडक्शन आपका कर रहे हैं उसको आप काम में ले सकते हैं और जो आपकी बिजली बच जाती है उसको आप सरकार को वापस दे सकते हैं। सबसे पहला फायदा ये। दूसरा, गवर्नमेंट ने इसके अंदर लोन का प्रोसेस किया है, तो जो भी नौकरी वाले हैं, पेंशनधारी हैं या कोई व्यापारी है, कृषि उपज का काम करते हैं, वो लोग इससे लोन लेके भी अपने घर पे सोलर पैनल इंस्टॉल करवा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट व 5 किलोवाट तक के पावर प्लांट लगाए जाते हैं। मेरा नाम मोहित वर्मा है। जब से हमने सोलर प्लांट लगाया, इसके बाद से हमें काफ़ी बिल के अंदर राहत मिल रही है। हमारे घर में पहले 3 एसी थी, उसका बिल हमारे कम से कम 28-27 हज़ार पर मंथ आ रहा था, लेकिन जब से हमने लगाया 2-3 हज़ार हमारा बिल आ रहा है। काफ़ी हमें इससे फ़ायदा मिल रहा है और लगाने के बाद इसकी सफाई का भी कम रहता है और मतलब हमें राहत है लाइट के अंदर काफ़ी इससे लगाने के बाद। कमाई का तो हमने इसके अंदर इन्वर्टर वाला था, वो सिस्टम नहीं लगवाया हमने। डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंदर जो बस्ती हो जाती है और नेक्स्ट मंथ जो आती है वो उसमें माइनस होकर आ जाती है, तो हमें वो फ़ायदा मिल रहा है इसका। ये पैनल मैंने लगभग 3 किलोवाट का सिस्टम 2 साल पहले लगवाया था। इससे पहले मेरा गर्मियों में, सर्दियों में काफ़ी बिल आता था। इसके लगाने के बाद हमारा बिल बिल्कुल न्यूनतम हो गया है। लमसम पूरे साल भर में कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 500-600 रुपये से ज़्यादा का बिल नहीं आता है। इससे मुझे काफ़ी राहत मिली। इससे मेरे एसी, टीवी, फ्रिज, मोटर वगैरह सभी उपकरण इसी से चल जाते हैं। सलूम्बर जिला मुख्यालय पर शहरवासियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण विधायक श्री शांता अमृतलाल मीणा ने किया। इनमें नई नल पाइपलाइन, अंडरग्राउंड बिजली लाइन और नई पानी की टंकियों का शुभारंभ शामिल है। पीएचईडी द्वारा बिछाई गई नई पाइपलाइन से अब शहर में जल आपूर्ति अधिक नियमित और पर्याप्त मिलेगी। गर्मियों में कम दबाव के कारण होने वाली पानी की समस्या अब काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। नई ऊंची टंकियों के कारण कई वार्डों में पानी का प्रेशर भी बेहतर होगा। विधायक ने कहा कि ये परियोजनाएं आधुनिक सलूम्बर की ओर उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शहर के विकास कार्य आगे भी तेज गति से जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर टोंक में पुलिस और परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों से सीट बेल्ट लगाने, मोबाइल पर बात न करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों को मौके पर समझाइश दी गई और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित किया गया। परिवहन अधिकारी ने बताया कि सड़क सुरक्षा नियम चालक और वाहन में बैठे यात्रियों की जान के लिए बनाए गए हैं। इनका पालन करने से दुर्घटनाओं में कमी आती है और लोगों की जान सुरक्षित रहती है। इसलिए सभी को चाहिए कि वे नियमों की पूरी तरह से पालना करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। देखो, सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर
मुख्यमंत्री साहब द्वारा ये बिल्कुल दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो 2 वर्ष में जो भी सरकार की उपलब्धियां हैं उसको अपन को आम जनता तक पहुंचाना है। इसमें जो परिवहन डिपार्टमेंट द्वारा जो सरकार के दिशा निर्देश मिले हमको, रोड सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी इशू हैं उन पर अपन को समझाइश करनी है। समझाइश के तहत आज ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। इसमें हम स्टार्टिंग में जो भी बिना हेलमेट के आ रहा है उनको हम समझाइश कर रहे हैं, हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जो बिना सीट बेल्ट के आ रहा है उनको भी हम प्रेरित कर रहे हैं कि आप सीट बेल्ट लगा के चलें। और जितने भी यातायात के नियम बने हुए हैं वो सारे नियम लोग बागों की सुरक्षा के लिए। इसमें ऐसा नहीं है कि आदमी चालान से बचने के लिए हेलमेट लगाना, ना, चालान से बचने के लिए हेलमेट, अपनी जान से बचने के लिए हेलमेट है। ये प्रेरित करने हम लोग बागों को, ताकि वो भविष्य में जब भी बाइक लेके चलें तो हमेशा हेलमेट लगा के ही चलें। खेतड़ी में रामकृष्ण मिशन और नगरपालिका खेतड़ी के संयुक्त तत्वावधान में विरासत दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। रैली के दौरान बच्चों ने स्वामी विवेकानंद और खेतड़ी नरेश राजा अजीत सिंह के जयकारे लगाकर शहर में उत्साह का माहौल बना दिया। समापन कार्यक्रम में आत्मा निष्ठानंद महाराज ने बताया कि खेतड़ी में विरासत दिवस का आयोजन स्वामी विवेकानंद और राजा अजीत सिंह की ऐतिहासिक मित्रता की स्मृति में किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे तब राजा अजीत सिंह ने उनकी आर्थिक सहायता की थी। वर्ष की बात है, आज 12 दिसंबर को खेतड़ी विरासत दिवस मनाया जा रहा है। इसमें आज सुबह से ही कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। सभी बच्चों के द्वारा, स्कूली बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी, पूरे कस्बे में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। उसके बाद में धार्मिक अनुष्ठान होगा दोपहर में। शाम को पन्नासागर तालाब पे विवेक दिवाली के रूप में नगरपालिका द्वारा दीपों से सजाया गया है और भव्य आकर्षण लाइटों की रोशनी करी जा रही है और शाम आतिशबाजी होगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। तो बड़ी हर्षोल्लास के साथ आज ये पर्व मनाया जाएगा। देवली में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत बेहतरीन कार्य करने वाले बीएलओ और पर्यवेक्षकों को सम्मानित किया गया। उपखंड अधिकारी रूबी अंसार ने बताया कि सभी बीएलओ और पर्यवेक्षकों ने अपने दायित्व को समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया, जिसके लिए उन्हें सम्मान देकर प्रोत्साहित किया गया। एसआईआर का कार्य पूरे राज्य में 4 नवंबर से प्रारंभ हो गया था। पहले ये जो कार्य था वो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक निर्धारित किया गया था हाउस टू हाउस सर्वे का, जिसे बढ़ाकर के जो डेट है वो 11 दिसंबर कर दी गई थी सरकार के माध्यम से। हमारे पूरे उपखंड देवली क्षेत्र के सभी बीएलओज और सुपरवाइजर्स ने एसआईआर के कार्य को बहुत ही तन्मयता से संपूर्ण किया। तो उन्हीं की जो सेवाएं हैं उसको सम्मानित करने के उद्देश्य से आज प्रशासन ने एक समारोह रखा था, मीटिंग रखी थी बेसिकली, जिसमें हमने सभी बीएलओज और सुपरवाइजर्स को सम्मानित किया गया और उनके कार्य की प्रशंसा प्रशासन द्वारा की गई। एसआईआर कार्य राजस्थान में 4 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और यहाँ देवली तहसील में ये कार्य लगभग 100% डिजिटाइजेशन करके और जिले में तीसरा स्थान देवली तहसील ने प्राप्त किया है। इसके लिए सभी अधिकारी और सभी बीएलओ बधाई के पात्र हैं और अधिकारियों द्वारा भी बढ़िया मॉनिटरिंग की गई है और किसी बीएलओ को ऐसे प्रेशराइज नहीं किया गया अन्य जगह पे जो किया गया है। और आज जो सम्मान समारोह किया गया है प्रशस्ति पत्र देकर, इसके लिए सभी बीएलओ और अधिकारीगण बधाई के पात्र है। धन्यवाद। जो एसआईआर कार्यक्रम 4 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच में चला है, जितनी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद हम सबने और जो हमारी जो टीम ने मिल करके 100% कार्य किया है। इसमें एसडीएम साहिबा और हमारे जो अधिकारीगण उनका पूर्ण सहयोग रहा। साथ ही हम सबको प्रोत्साहित करने के लिए माननीय एसडीएम साहिबा ने हम सबको सम्मान प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। हम टोंक जिले के देवली पंचायत समिति के बाहर हैं, जहां आज मीटिंग में देवली उपखंड अधिकारी ने 164 बीएलओ को सम्मानित किया है, वही 16 सुपरवाइजर को भी सम्मानित किया गया है। देवली से सूजत समाचार के लिए रोहित साहू की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार ने अजमेर के JLN मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में वाटरशेड महोत्सव का भव्य आयोजन किया। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जिले में हुई प्रगति का उत्सव रहा। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य यह संदेश देना था कि जल सुरक्षा तभी मजबूत होती है जब समुदाय स्वयं आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाले। कार्यक्रम के दौरान पिरामल फाउंडेशन और ATE चंद्रा फाउंडेशन द्वारा तैयार एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। फिल्म में बताया गया कि तालाबों से गाद निकालने पर उनकी पानी संग्रह क्षमता बढ़ जाती है और यह कार्य MJSA के माध्यम से कम लागत में बड़े स्तर पर किया जा सकता है।
इसमें यह भी समझाया गया कि इस प्रक्रिया में 15th फाइनेंस कमीशन की राशि का उपयोग कैसे किया जाता है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत पुलिस एवं परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने शहर में जागरूकता अभियान चलाया। सिटी थाना पुलिस और यातायात पुलिस ने सिटी थाने के बाहर से गुजरने वाले वाहन चालकों को रोककर यातायात नियमों की जानकारी दी और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित किया। पुलिस कर्मियों ने हेलमेट पहनकर वाहन चलाने वाले चालकों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें गुलाब का फूल भेंट कर सम्मानित किया और सुरक्षित यातायात में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। वहीं बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले तथा 2 पहिया वाहन पर 3 सवारी लेकर चलने वालों को रोककर नियमों की पालना हेतु समझाइश दी गई। उस अभियान के अंदर हमने ये मोटरसाइकिल वालों को हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित किया है। हेलमेट लगा करके चले जिससे आपका जीवन रक्षा सुरक्षित रहे। हेलमेट भी अच्छी क्वालिटी का खरीदें और ब्यावर जिला बन गया है, अब इस जिले के अंदर हेलमेट लगाना अनिवार्य हो गया है। टू व्हीलर पर जब भी घर से निकलते हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सभी को हेलमेट के लिए प्रेरित करें। और 4 व्हीलर अगर लेकर के घर से निकलते हैं तो आपको सीट बेल्ट का प्रयोग करना है, सीट बेल्ट लगा करके ही चलें। आज ये अभियान हमारे श्रीमान एसपी साहब और डीवाईएसपी साहब राजेश जी खसाना के निर्देशानुसार चल रहा है। इसको हम आगे भी जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना ने पशुपालकों को बहुत फायदा दिया है। इस योजना के तहत प्रति लीटर दूध पर 5 रुपये का अनुदान मिलता है, जिससे पशुपालकों की आमदनी बढ़ी है और उनका उत्साह भी। उधर उर्मुल डेयरी की बल्क मिल्क कूलर योजना भी किसानों और पशुपालकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इन कूलरों की मदद से दूध को तुरंत ठंडा किया जाता है, जिससे दूध की गुणवत्ता बनी रहती है। इसी कारण उर्मुल डेयरी कई साल बाद फिर से लाभ में चलने लगी है और पशुपालकों का डेयरी की ओर रुझान भी लगातार बढ़ रहा है। हम आज यहाँ कागासर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति में इस समय खड़े हैं। तो मेरे पीछे आप 5000 लीटर की एक PMC देख रहे हैं। इस तरीके की हमने पिछले 2 वर्षों में लगभग 46 BMC हमने मंगवाई थी और उस 46 BMC सभी इंस्टॉल हो चुकी है और फंक्शनल भी हमारी लगभग 50% से ज़्यादा फंक्शनल हो चुकी है। बाकी जो बची हुई है उनको भी हम फंक्शनल करा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का जैसे भवन निर्माण होना है या कुछ और चीज़ें की कुछ कमी है तो वो हम पूरी करवा रहे हैं। तो पिछले 2 वर्षों में 46 BMC लग चुकी है। इससे पहले हमारे पूर्व के वर्षों में हमारे पास 12 BMC थी। तो टोटल मिला के आज दिनांक तक 58 BMC हमारे पास उपलब्ध है। और अभी हमने कल ही हमारी जयपुर में SLTMC की मीटिंग थी। भारत सरकार की एक योजना है NPDD, नेशनल प्रोजेक्ट फॉर डेयरी डेवलपमेंट, उसमें हमने 11 और नई BMC को जोड़ा है। BMC के स्थापना से पशुपालकों को और किसानों को क्या लाभ मिला है? हाँ, ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि BMC की स्थापना से किस प्रकार से पशुपालकों को और जो समिति है इनको लाभ मिलेगा। जैसे आप यहाँ हम देख रहे हैं, हमने 5000 लीटर के करीब दूध आ रहा है। तो अगर 5000 लीटर के करीब दूध अगर ये BMC नहीं होती तो सारा ये दूध इकट्ठा करके हमारे जो नियरेस्ट जो चिलिंग सेंटर है लून कंसर, ये दूध वहाँ पहुँचता, जिसके लिए 5000 दूध ले जाने के लिए कम से कम 12 से 15 पिकअप गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाता, प्लस दूसरा उनको टाइम से पहुँचना है पिकअप गाड़ियों को, तो वो अपना तेज़ रफ्तार से उनको गाड़ियों को दौड़ाते वहाँ पहुँचने के लिए कि कहीं दूध ख़राब नहीं हो जाए, क्योंकि मिल्क ऐसा एक फूड है या उसको प्रोडक्ट है जो बहुत जल्दी ख़राब होने की संभावना बनी रहती है। तो वो उस जल्दीबाजी के कारण कई बार क्या है कि कोई गाय आ जाए, किसी प्रकार का पशु आ जाए या कोई जनहानि होने की भी संभावना रहती है, क्योंकि इस प्रकार के सड़क दुर्घटना के केस पूर्व में भी आए थे। तो ये BMC लगने से जो यहाँ जैसे हम कागासर खड़े हैं तो इसके जो 15-20 किलोमीटर के जो आसपास के जो गांव हैं वहाँ से जो दूध आता है तो यहाँ दूध आके ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद ये उसमें उनको कोई जल्दीबाजी नहीं रहती कि वहाँ चिलिंग सेंटर पहुँचना है तो किसी जल्दीबाजी में पहुँचेंगे, तो दूध ऑलरेडी ठंडा हो चुका है तो उसको आराम से वहाँ पहुँचा जा सकता है। तो ये 2 चीज़ें हैं। एक तो दूध की क्वालिटी जो सबसे इम्पोर्टेंट हम देख रहे थे, पहले हमारे BMC नहीं लगी हुई थी, तो दूध की जो MBRT रहती है जो कि एक दूध की क्वालिटी और उसके दूध से बनने वाले प्रोडक्ट और दूध की सेल्फ लाइफ को डिसाइड करता है। वो क्वालिटी हमारी जो पहले जो BMC नहीं लगी थी, जब 30 से 35 मिनट आ रही थी, वो आज के टाइम में 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में आ रही है। 90 मिनट से 120 मिनट के बीच में हमारी MBRT आ रही है, जो कि दूध की क्वालिटी
जिसकी वजह से इम्प्रूव हो रही। तो सबसे बड़ा कारण तो ये है। एक सवाल ये है कि जो मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना है, इसका लाभ किस प्रकार से ग्रामीण को दिया जा रहा है? ये जो हमारा आज राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से संबंध जो भी हमारे दुग्ध संघ है, जैसे हम ये कागासर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ हमारे उर्मूल संघ से संबंधित है, तो जितने भी राजस्थान में जो भी सहकारी समितियों से दूध लोग देने आ रहे हैं, जो भी यहाँ मिल्क प्रोड्यूसर है या किसान है, दुग्ध जो हमारे यहाँ इस समिति में लेके आ रहे हैं, उनके खाते में सरकार ने 1/4/2022 से ये योजना कर दी कि उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा। डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र है कि जो बेनिफिशियरी है उसके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं है। वो जितना दूध लेके आ रहा है, मान लीजिए कोई भी किसान अगर 10 लीटर दूध लेके आ रहा है पर डे का, तो उसमें 5 रुपये प्रति लीटर मुख्यमंत्री अनुदान रहता है, जो कि उसके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है। ये जो 5 रुपये मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के अतिरिक्त दिया जाता है 1 लीटर पे, ये डेयरी दूध के जो तय मूल्य है इसके अतिरिक्त रहता है क्या? जी सर, जो हमारा डेयरी दूध का रेट हमने जो तय कर रखा है उसके अतिरिक्त ये 5 रुपये जो भी अच्छा दूध होता है उसको दिया जाता है। तो इसका ये भी फ़ायदा है कि किसी प्रकार का कोई कार्ड या सावर दूध हो जाता है तो उसमें ये अनुदान नहीं दिया जाता है। तो इसमें किसानों को ये रहता है कि मुझे एक अच्छी क्वालिटी का दूध ही भेजना है, जिससे वो 5 रुपये का जो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना है उसका लाभ उठाया जा सके। उर्मुल का एक उपक्रम कागासर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, जो कि बीकानेर से 105 किलोमीटर के करीब दूर है, यह बीकानेर जिले का अंतिम गांव भी माना जाता है। इसके बाद यहाँ पर दूसरे जिले की सीमा शुरू हो जाती है और यहाँ पर उर्मुल द्वारा बीएमसी की स्थापना की गई है। बीएमसी यानी कि बल्क मिल्क कूलर, जो दूध को सुरक्षित और संरक्षित रखता है, उसकी गुणवत्ता को नष्ट नहीं होने देता। बीएमसी पूरे बीकानेर जिले में अब तक 52 से ज़्यादा स्थापित की जा चुकी है और पिछले 2 सालों में राज्य सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया है। इसकी कई वजह है, उनमें से एक प्रमुख वजह यह है कि दूध की गुणवत्ता प्रभावित ना हो, लोगों को स्वस्थ और स्वच्छ दूध मिले। दूसरा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्घटनाएं घटित होती थी, वो दूध की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पशुपालकों पर निर्भर थी। वो भागते थे, जल्दी से जल्दी दूध को खराब होने से बचाने के लिए जो कैंप बनाए गए हैं वहाँ पहुँचाने का उनका काम रहता था। इस भागम भाग में कई बार दुर्घटनाएं घटित होती थी और पशुओं की ही नहीं, इंसानों की भी जानें जा चुकी थी। इस पर ध्यान देते हुए विशेष तौर से यह किया गया कि इस तरह से जो बीएमसी स्थापित किए गए, इनके जब से स्थापना की गई है तब से बहुत से फायदे हुए हैं। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि जैसे कागासर जैसे अंतिम गांव में यहाँ पर प्रतिदिन करीब 5,500 से 6,000 लीटर दूध संकलित हो रहा है और ये जो दूध है यहाँ से नज़दीक की तहसील लोणकरनसर जाता है। लोणकरनसर में इस दूध का संकलन होता है और फिर वहाँ से ये बीकानेर उर्मुल जो मुख्य स्थल है वहाँ पहुँचता है और इस माध्यम के साथ लोगों को सरस के द्वारा एक अच्छी चीज़ उपलब्ध हो जाती है। कागासर एक उदाहरण मात्र है। इस तरह से यह प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं और बीकानेर जिले में इससे भी जहाँ कम उत्पादन होता है वहाँ पर भी इस तरह के बीएमसी स्थापित करने की उर्मुल की योजना है और इस पर निरंतर प्रयास किया जा रहा है, जो कि एक अच्छा प्रयास है। मैं सुजस राजस्थान के लिए बीकानेर से नरेश मारू। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर की अकादमिक परिषद की अहम बैठक कुलगुरु प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। कुलगुरु की नियुक्ति के बाद यह पहली बैठक थी। बैठक में सत्र 2025-26 से जुड़े कई शैक्षणिक और नीतिगत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में 16 अक्टूबर 2025 की विद्या परिषद कार्यवाही को मंजूरी दी गई। साथ ही नए सत्र के लिए निरीक्षकों और स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्टों की समीक्षा कर मानकों के अनुरूप संबद्धता प्रदान की गई। जिन संस्थानों में कमियां मिली उन्हें सुधार करने के निर्देश देने का निर्णय हुआ। खंडेला विधानसभा क्षेत्र में विधायक श्री सुभाष मील के मुख्य आतिथ्य में कई जगह सड़क शिलान्यास कार्यक्रम हुए। विधायक श्री मील ने 35 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 75 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास किया। अपने संबोधन में विधायक श्री सुभाष मील ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार आमजन के हित में अच्छा काम कर रही है। बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और विकास कार्य लगातार जारी रहेंगे।
उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और पंचायती राज चुनावों में साधारण कार्यकर्ताओं को अवसर मिलेंगे। फतेहपुर शेखावाटी में कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत आत्मा योजना के तहत भरतिया कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर में अंतर जिला कृषक भ्रमण कराया गया। इसमें जिले के अलग अलग गांवों से 40 से अधिक किसानों ने हिस्सा लिया। केवी के प्रभारी डॉक्टर R.K. दुलड़ ने बताया कि इस भ्रमण का मकसद किसानों को खेती से जुड़ी नई तकनीकों और तरीकों की जानकारी देना है, ताकि उत्पादकता बढ़े, आय में सुधार हो और किसान आत्मनिर्भर बन सकें। आसींद क्षेत्र में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए आसींद पुलिस ने नेशनल हाईवे 158 पर खास यातायात जागरूकता और चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान का नेतृत्व आसींद थाने के ASI श्री मुरली शर्मा ने किया। अभियान में पुलिस ने 2 पहिया और 4 पहिया सभी वाहनों की सख्त जांच की। हेलमेट न लगाने वाले बाइक चालकों, सीट बेल्ट न पहनने वाले कार चालकों और नशे में गाड़ी चलाने वालों के चालान काटे गए। सभी को नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी भी दी गई। बालोतरा जिले में बजट घोषणा अब जमीन पर उतरती दिखाई दे रही है। रिको औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों से निकलने वाले रासायनिक पानी को 18 MLD RO प्लांट में साफ करने के बाद वापस फैक्ट्रियों तक भेजने के लिए लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से 20 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन की स्वीकृति मिल गई है। इससे बालोतरा में लंबे समय से चल रही प्रदूषण की समस्या को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। CETP बालोतरा के अध्यक्ष श्री रूपचंद सालेचा ने बताया कि पिछले बजट में ट्रीटमेंट प्लांट से साफ किया हुआ पानी उद्योगों को देने के लिए पाइपलाइन बिछाने की घोषणा हुई थी। इसके बाद CETP ने DPR बनाकर प्रदूषण नियंत्रण मंडल को भेज दी थी, जिसके लिए अब बजट भी जारी हो चुका है। इस निर्णय से उद्योग जगत में खुशी का माहौल है। हो रहा है RO का, इसको वापस इंडस्ट्री को पहुंचाना है। पहुंचाने के लिए टैंकर की व्यवस्था एक बहुत ही ट्रैफिक पानी को इतना सप्लाई भी नहीं कर पा रहे, जितना पानी प्रोडक्ट आता तो सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, तो हमने रिको से किया। फिर हमने RPCB में भी इसका अप्रोच किया और जयपुर जाके हमने रिको और RPCB दोनों में हमने प्रयास किया। प्रयास करके फिर हमने इसकी DPR बनाई। DPR में पहले तो हमने कहा था कि कुछ पेमेंट ट्रस्ट बयान कर देगा, कुछ आप कर दो। तो फिर हमारे चेयरमैन थे शिखर अग्रवाल जी, उन्होंने कहा था कि भाई आप ये प्रोजेक्ट बना के ले आओ, हम इसको एग्जामिन कर देते हैं। तो साहब ने इसको एग्जामिन करके बजट घोषणा में डाल दिया था 2025-26 के। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस बजट घोषणा में इसकी घोषणा कर दी गई और घोषणा के साथ ही इसको क्रियान्वित करने के लिए RPCB ने बहुत प्रयास किए और हमारे चेयरमैन ने इसके लिए बजट जारी करने के लिए भी प्रयास किए। तो माननीय चेयरमैन साहब और हमारे विधायक महोदय साहब, विधायक महोदय ने भी बहुत प्रयास किया। तो प्रयास के इस में हमको अभी जैसे इसका फाइनेंशियल अप्रूवल मिल गया है और फाइनेंशियल अप्रूवल मिलने के बाद रूडी वाला ये काम करेगा, रूडी पूरी पाइपलाइन बिछाने का काम रूडी करेगा। और हमने बालोतरा के लिए 4th फेज में एक नया प्लांट बनाना है और विडुजा प्लांट बनाना है, उनकी भी DPR हमने पेश कर रखी है। एक बार हमारी मीटिंग भी हो चुकी है और नेक्स्ट मीटिंग में शायद फाइनल भी हो सकता है। बालोतरा के अंदर ZLD प्लांट लगा और RO लग गया। RO लगने के बाद में जो पानी को वापस रीयूज़ करने के लिए पानी वर्तमान में टैंकरों के द्वारा इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करते थे, जिसके अंदर हमारा खर्चा भी बढ़ता था और साथ साथ में ट्रैफिक भी जाम रहता था, ऐसी समस्या थी। हमने सरकार से जाके निवेदन किया कि ये हमारे यहाँ पाइपलाइन के लिए बजट दिया जाए। सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने इस मांग को मानते हुए बजट के अंदर घोषणा की पाइपलाइन की और पोल्यूशन बोर्ड के द्वारा 17 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए और रुडबी को उसके लिए टेंडर भी कर दिया और पाइपलाइन बहुत ही जल्दी बिछाई जाएगी। अभी बालोतरा बालोतरा इंडस्ट्रियल एरिया में 18 MLD का CETP प्लांट है और 574 मेंबर यूनिट्स जो इससे जुड़ी हुई है। बिठूजा में 214 इकाइयाँ हैं, वह हमारे पास ZLD प्लांट अभी तक नहीं है, जिसकी श्रीमान रूपचंद जी ने बताया कि एक DPR राज्य सरकार और उद्योग विभाग में हमारे द्वारा दी गई है। उस पर अगर स्वीकृति आ जाती है तो उस पर भी तुरंत काम हो जाएगा और एक ZLD प्लांट हम वहाँ और फेज़ 4 के लिए भी बना पाएंगे। जहाँ तक इंडस्ट्रियल एरिया के 3 फेज़ के लिए जो CETP है हमारे पास 18 MLD, उसकी फुल कैपेसिटी पे चलाने की कंसेंट हमें मिल चुकी थी और धीरे धीरे कैपेसिटी उस प्लांट की बढ़ती जा रही है। वर्तमान में लगभग 13 MLD पर इस प्लांट का 13 MLD कैपेसिटी पर इस प्लांट का संचालन किया जा रहा है। इस संबंध में एक और जानकारी मैं देना चाहूँगा कि
लगभग 4 या 5 महीने पहले इस प्लांट को पूरा ऑटोमेशन पे चलाने के लिए हमने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जो साउथ की तमिलनाडु की एक कंपनी है उसको ये काम दिया गया था और वो काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी ट्रायल पे वो प्लांट चल रहा है। तो इस वीक के उपरांत पश्चात ये पूरा प्लांट ऑटोमेशन पे चलेगा। पीएलसी बेस्ड पूरा प्लांट कर दिया गया है और इस प्लांट से हम आने वाले समय में फुल कैपेसिटी पे 18 ml पे चला पाएंगे, जल्दी चला पाएंगे। उदयपुर संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी एक दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंची। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह और एडीएम श्री दिनेश चंद्र धाकड़ ने उनका स्वागत किया। अपने दौरे के दौरान संभागीय आयुक्त ने कलेक्ट्रेट की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने लेखा शाखा, संस्थापन शाखा, लोक अभियोजन शाखा, साइबर सेल, अभय कमांड और एसडीएम कार्यालय में जाकर वहां काम कर रहे कर्मचारियों से बातचीत की और उनके कामकाज की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने भवनों की स्थिति, रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था और लंबित प्रकरणों की समीक्षा भी की। साथ ही जिले में चल रहे एसआईआर कार्यक्रम की प्रगति के बारे में भी जिला कलेक्टर से अपडेट लिया। बहरौड़ थाना क्षेत्र के हमीदपुर गांव में जमीन के बंटवारे और पैसों के लेन देन को लेकर हुए 8 महीने पुराने हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 इनामी आरोपियों को पकड़ लिया है। बहरौड़ थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसपी श्री देवेंद्र कुमार ने बताया कि तीनों को अलग अलग स्थानों से पकड़ा गया है। एसपी ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए डीएसपी और एसएचओ की अगुवाई में विशेष टीम बनाई गई थी। पुलिस की सक्रियता और मुखबिरों की मदद से बड़ी सफलता मिली है। घटना हुई थी 27/3/25 को, जिसमें पर्चा बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ था और चोट से जो है पिताजी जो उनके प्रार्थी के हैं अजीत सिंह के, विजय सिंह की चोट लगने से मृत्यु हो गई थी और इसमें एफआईआर दर्ज हुई थी 106/2025 पुलिस थाना बहरौड़ सिटी। तो उसमें मौके से जो है उस वक्त तफ्तीश की जाकर 3 मुल्जिमान तो पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके थे, जिसमें कपिल, राम प्रताप व मुकेश देवी को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था और 3 अपराधी जो है वो रूपोश चल रहे थे, जिनके भरसक प्रयास किए गए। फिर मेरे द्वारा भी इनाम घोषित किया गया, बाद में और इनाम राशि जो है आईजी साहब के द्वारा उनकी बढ़ाई गई और 50-50 हज़ार के वो इनामी जो है मुलजिम रहे हैं। तो उन तीनों को जो है हमारी टीम ने भरसक प्रयास करके यहाँ के वृत्ताधिकारी सचिन जी और एसएचओ विक्रांत और इनकी टीम ने, ये हमीदपुर का मैटर है जिसमें कासवनी में व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और ये 3 जो अपराधी हैं, ये विक्रम सिंह पुत्र महावीर जाति अहीर उम्र 49, मनोज पुत्र विक्रम जाति अहीर उम्र 24 साल, सुनील कुमार यादव और ढोला पुत्र श्री राम प्रताप जाति अहीर उम्र 26 साल, निवासियान हमीदपुर। तो इन सबको तीनों को जो है गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान में विकास की नई शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब ये रथ राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, जहां लोगों को सरकार के कामकाज और योजनाओं की पूरी जानकारी मिलेगी। इन रथों में सरकार के 2 साल की उपलब्धियों, योजनाओं, प्रगति रिपोर्ट और प्रमुख विकास कार्यों के वीडियो व विजुअल दिखाए जाएंगे। इसे सरकार के कामों का चलता फिरता दस्तावेज माना जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2 साल में सरकार ने जो काम किए हैं उनकी सच्चाई जनता तक पहुंचना जरूरी है। यही उद्देश्य लेकर विकास रथ अभियान शुरू किया गया है। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद आज राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर राजस्थान के प्रत्येक जिले के लिए रवाना कर दिया है। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने 2 साल में राजस्थान की जनता को विकास का पिटारा दिया है। उसकी सौगात को और उनके प्रचार प्रसार को लेकर आज राजस्थान के हर जिले में विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा जो ये विकास रथ है, जिस पर राजस्थान सरकार के 2 साल का जो काम काज है उसको इसमें दर्शाया गया है। किसानों को 1.29 लाख करोड़ रुपए की मिली है सहायता। किसान सम्मान निधि से 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए किया गया है। वहीं 91,000 सरकारी पदों पर नियुक्तियां
1.53 लाख पदों पर नई भर्तियां, साथ ही 1643 गाँवों को पहली बार सड़कों से जोड़ा है। वहीं 39,891 किलोमीटर सड़कों का विकास, साथ ही खाद्य सुरक्षा में 70 लाख नए नाम जोड़े गए। श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 26 रुपए प्रति दिन बढ़ाई गई है। ऐसे में वहीं 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर, 12 लाख महिलाएं लखपति दीदी, बालिका जन्म पर देय राशि लगभग 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई है। वहीं ऊर्जा उत्पादन को 26% बढ़ाया है। रूफटॉप सोलर 78,000 तक की सहायता राजस्थान सरकार लगातार आमजन को दे रही है। 17 जिलों में राम जल सेतु परियोजना और रुपए 26,000 करोड़ के कार्यों का कार्यदेश किया गया है। तो वही बढ़ते राजस्थान के विकास को आगे ले जाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। और ऐसे में ये वो रथ है जो राजस्थान की जनता को, सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ये रथ अब हर राजस्थान के हर जिले में आम जन के बीच में नजर आएंगे। LED उसमें लगी हुई है, तो लगातार तमाम जो योजना है उसकी जानकारी वहां पर राजस्थान के हर किसान को मिलेगी, हर बच्चे को मिलेगी, युवा को मिलेगी। और ऐसे में बात की जाए आज राजस्थान की, अगर मैं बात करूं तो वहीं भजनलाल सरकार ने, देखिए दूसरी तरफ दिखाऊंगा कि जो विकास के रथ है उस पर साफ लिख रखा है कि हमने छात्राओं को 10.51 लाख साइकिल एवं 39,586 स्कूटियां आज तक दे दी है। 1.22 करोड़ महिलाएं बालिकाओं को प्रतिमाह 12 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दी जाती है। साथ ही 19.40 लाख महिलाओं को 6,234 करोड़ रुपए एकल नारी सम्मान पेंशन दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में 327 अटल प्रगति पथों के लिए 813 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, भूजल रिचार्ज को लेकर 14,500 संरचनाओं का निर्माण किया है। वहीं धरती आबा वन विकास केंद्र को लेकर भी यहाँ पर काम किया है। वहीं आम जन को, छोटे ठेले फेरे वालों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 87,000 व्यक्तियों को लाभ मिला है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में 4.13 लाख युवाओं को 1155 करोड़ रुपए का वितरण किया गया। तो ये राजस्थान सरकार के 2 साल के कामकाज को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंचाने का काम करेंगे विकास रथ, जिनको राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये राजस्थान के विकास की गाथा लिखने के लिए राजस्थान के हर जिले में पहुंचेंगे। कैमरामैन राजेश पारिक के साथ सूर्य समाचार से मलकान मीणा। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर राजधानी जयपुर में नवाचार और स्टार्टअप्स का बड़ा मंच सजा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव में कहा कि नवाचार अब अर्थव्यवस्था और समाज के विकास का असली इंजन है और इसके चालक हैं राजस्थान के युवा। सरकार हर कदम पर युवाओं के साथ है और लक्ष्य है राजस्थान को तकनीक और नवाचार की दुनिया में ग्लोबल लीडर बनाना। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं का उत्साह और तकनीक का संगम साफ देखा गया। सीएम ने बताया कि आई स्टार्ट राजस्थान के जरिए प्रदेश में नवाचार की मजबूत जमीन तैयार हो चुकी है। अब तक 7,200 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हैं, 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है और 42,500 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिला है। हमने शुरुआत 2021 में करी थी, 4 साल हो गए हैं हमारे को। हमने शुरुआत जो करी थी वो गुड़गांव से करी थी। उसके बाद 1 साल बाद में हमें वहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आई, तो हमने वापस घर वापसी करी। मैं उदयपुर से हूँ, तो हम जयपुर आए। जयपुर में फिर आके हमने आई स्टार्ट के अंदर इंक्यूबेशन लिया। अभी 2 साल हो गए हम आई स्टार्ट के साथ में। आई स्टार्ट ने हमारे को काफ़ी सपोर्ट किया एज ए स्टार्टअप टू जो राजस्थान से ग्रो करने के लिए। तो उसके बाद में हमने आई स्टार्ट के साथ में इंक्यूबेशन लिया। आई स्टार्ट से फंडिंग भी मिली हमें। पिछले साल हमने जो अपना राइजिंग राजस्थान हुआ था उसके अंदर हमने MOU साइन किया था और अभी दिसंबर से दिसंबर 1 साल हुआ है। हमारे को रिको से लैंड का अलॉटमेंट आ चुका है, हमारा लाइसेंस आ चुका है और हम भारत की सबसे बड़ी टायर रिसाइकलिंग फैक्ट्री जो है वो लगाने जा रहे हैं सोनियाना भिलवाड़ा में।
सर हमने लाइफ कोड स्टिकर बनाया है जो इमरजेंसी में काम करता है। जैसे आपकी गाड़ी अगर एक्सीडेंट में है या फिर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और आपका हमारा स्टिकर आपकी गाड़ी में रखा हुआ है, क्योंकि आप उस पोजीशन पे होते हैं, यू कैन नॉट, मतलब आप किसी को कॉल नहीं कर सकते क्योंकि आप किसी भी पोजीशन पे हो सकते हैं। तो अगर कोई भी इसको स्कैन करता है तो आपके फैमिली मेम्बर्स को कॉल कर सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है। जिसमें इमरजेंसी फीचर्स भी रखे हैं, जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, दैट वाज वेरी वियर्ड, वो हमारे कंट्रोल से बाहर था, लेकिन उसमें बस एक प्रॉब्लम थी जो हम कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि जो लोग वहाँ पर थे अवेलेबल, वो जो अपनी लाइफ के लिए भाग रहे थे, वो किसी को इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे थे, वो ये नहीं बता पा रहे थे वो कहाँ पर है। तो हमने हमारी लाइफ कोड की ऐप में एक ऐसा फीचर भी रखा है जिसके SOS की इशू है, जिसमें SOS का बटन है, जिसमें आप क्लिक करके अपनी इमरजेंसी के टाइम पे आप किसी को अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हो विदाउट हैविंग योर नेटवर्क इन योर फोन। फाउंडर एंड CEO पहुंच स्टॉप, हम लोग वर्चुअल सीटो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम उन स्टार्टअप्स के लिए काम करते हैं जो फुल टाइम अपने लिए टेक फाउंडर्स नहीं रह सकते, जो टेक्नोलॉजी में काम नहीं कर सकते। हम उनके लिए पार्ट टाइम और इन अ शॉर्ट टाइम वर्चुअल सीटो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। इसमें हम इनोवेशंस में लोगों की मदद कर रहे हैं, जिसमें हमारा मेन गोल यही है, मोटो ये कि किसी टेक्नोलॉजी की वजह से कोई बिजनेस नहीं रुक पाए, वो बैरियर ना बने बिजनेस, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी। मैं इस AI की मदद से सर राजस्थान में जो बेरोजगार युवा है उनको स्किल गैप से दूर करके उनको रोजगार दिलाने का काम कर रहा हूँ। मैंने राजस्थान प्रवासी सम्मेलन है उसमें डेलीगेट के रूप में भाग लिया। मैंने सभी मंत्रियों वगैरह मीटअप किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। राजस्थान सरकार CM साहब इसके बारे में सर बहुत क्रिएटिव है और युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दे रही है। मैंने इंटरनेशनल चैप्टर के सभी अध्यक्षों से मिलकर बात करी, उन्होंने अच्छा लगा और वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल में यहाँ के युवाओं को वहाँ पे प्लेस करके ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंस के लिए जो सरकार काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सोचे समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।